चलिए तो करंट उस पर चल जाए, अच्छा लगेगा देख के दोनों तरफ से। स्टार्ट करते हैं क्या, कल कहाँ तक पढ़ लिए थे? क्वेश्चन नंबर 21 तक पढ़ लिए थे, पढ़ लिए थे। आज का क्वेश्चन जो पढ़ेंगे कहाँ तक पढ़ेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप एक मोटिवेशनल रखते हैं कि तो कहा जाता है मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। ये तो ठीक बोला, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डर के हम कोशिश ही ना करें ये तो क्या है, गलत बात है। गलत बात है, समझ गया? तो चलते हैं इस मोटिवेशनल बातों के साथ आज 22वां नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समझ गया? तो 22वां नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। 22वां नंबर क्वेश्चन होता है एनएसडीएल। आप लोग सुने होंगे एनएसडीएल के बारे में, देखे होंगे कहीं, आज शायद आप लोग को ध्यान नहीं होगा, अगर ध्यान कीजिएगा तो याद आएगा कि हम कोई चीज पर एनएसडीएल लिखा हुआ देखे हैं। ध्यान कीजिए, किसी कार्ड पर आप लोग एनएसडीएल लिखा हुआ देखे होंगे तो उसका नाम है पैन कार्ड। आप पैन कार्ड रखे होंगे, अगर आपके पास पैन कार्ड उपलब्ध होगा तो उस पैन कार्ड पर लिखा होता है एनएसडीएल। एनएसडीएल एनएस क्वेश्चन पूछा है, एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, बता सकता है कोई? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या है जी? नेशनल डिपॉजिटरी, एनएस, एन से नेशनल, एस से सिक्योरिटी, डी से डिपॉजिटरी, एल से लिमिटेड। तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या हुआ जी? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। समझ में आया? तब पढ़ते हैं एनएसडीएल का पूरा नाम क्या होगा जी? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब ये नेशनल सिक्योरिटी इसका फुल फॉर्म समझ में आ गया? यह एक संगठन है। एनएसडीएल क्या है? एक प्रकार का संगठन है। एनएसडीएल क्या है? एक प्रकार का संगठन जिसको सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने वाली होल्डिंग्स और सिक्योरिटीज शेयर बॉन्ड कैश को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। एनएसडीएल व्यवस्था में सभी काम जो होता है कैसे होता है? ऑनलाइन के माध्यम से होता है। कैसा होता है? ऑनलाइन। एनएसडीएल एक प्रकार का क्या है? संस्था। उसी संस्था के तहत पैन कार्ड जारी होता है। समझ में आ रहा है? यानी ऑनलाइन कार्ड होता है। कब कैसा कार्ड होता है? ऑनलाइन कार्ड होता है। एनएसडीएल के बारे में समझा। सबसे पहला क्वेश्चन, एनएसडीएल है क्या? एक संगठन है। एनएसडीएल एक क्या है जी? संगठन है। एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या है जी? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। यह एक प्रकार का क्या संगठन है। एनएसडीएल जो होता है पैन कार्ड पर लिखा रहता है एनएसडीएल, देखें उस पर लिखा रहता है एनएसडीएल। और एनएसडीएल में कैसा काम होता है? ऑनलाइन काम होता है। कैसा काम होता है? ऑनलाइन। तो हमें क्या से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, ठीक याद रखना। कीट दंश से, कीट दंश यानी कि कीट डंक जो मारता है, कीट डंक यानी बिच्छू जैसा काट लेता है, डंक मार ले, छोटा पिट्टी काट लेता है, डंक मारता। तो कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है? जैसे कि कोई मधुमक्खी काट लिया, बिजली काट लिया, खोटा काट लिया, और क्या बोलते हैं बिच्छू काट लिया। तो इस सब से काटने से, इसके डंक से हमारे शरीर में जो डंक पहुंचा है शरीर के है, इस सब डंक से खुजली जो हो जाता है, नोचने पर खुजली, तो किसके कारण हो जाता है?
तो फॉर्मिक एसिड के कारण, कौन कारण? फॉर्मिक एसिड के कारण। कौन सा कारण? फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। कौन सा कारण जी? फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। समझ में आया? हाँ, यानी कि बिच्छू के पूछेगा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? मिथेनोइक एसिड। कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? मिथेनोइक एसिड। दूसरा का बिच्छू के डंक में, यानी कीटों के डंक में कौन सा अम्ल? समझ आया? कीट। निकालों में कीट में जाएगा तो उसके डंक में मिथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल। अब नेक्स्ट ऑप्शन ए खत्म हो गया, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। यानी हमको क्वेश्चन पूछा कीट का तो फॉर्मिक एसिड, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल। क्या पता एसिटिक अम्ल क्या चीज में पाया जाता है जी? खट्टे पदार्थ में, यानी कि अचार एवं सिरका में। अचार और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अचार एवं सिरका में, अचार एवं सिरका में, अचार और सिरका में कौन सा अम्ल? अचार एवं सिरका में कौन सा अम्ल? अचार एवं सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी जो तीसरा है वो है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल को क्या चीज में? दूध में पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। चौथा जो है ऑप्शन नंबर डी मैलेइक अम्ल। मैलेइक अम्ल कौन सा अम्ल में पाया जाता है? सेब में, जिसको बोलते हैं मौलिक एसिड। मैलिक एसिड जिसको बोलते हैं, मैलिक अम्ल किस क्या चीज में पाया जाता है? सेब में। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड। सेब में मैलिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। तो इस प्रकार 23 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन, यानी कि एसिटिक अम्ल का जो होता है स्वाद में कैसा बनाता है जी? खट्टा होता है। कैसा होता है? और एसिटिक अम्ल का सरलतम रूप क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सरलतम रूप क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके कारण सिरका में खट्टा होता है, खट्टापन, तीखी खुशबू आती है। इसे एथेनोइक अम्ल कहते हैं। इसे एसिटिक अम्ल को कौन सा अम्ल? एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल को कौन सा अम्ल? एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल कहते हैं। एसिटिक अम्ल को कौन सा अम्ल कहता है? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल कहते हैं। समझ में आ रहा? अब एसिटिक अम्ल का सरलतम रूप क्या है जी? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्या है जी? लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल होता है। ये स्किन, लैक्टिक अम्ल जो है स्किन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा करता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है कौन से छुटकारा पाता है? स्किन से जुड़ी परेशानी। स्किन से जुड़ी परेशानी को क्या करता है? छुटकारा पा लेता है। स्किन से जुड़ी परेशानी को कौन छुटकारा करता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, स्किन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो लैक्टिक एसिड का प्रयोग करो। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। छुटकारा दिलाते हुए यह त्वचा को ग्लोइंग कर देता है, मुलायम कर देता है। त्वचा को कैसा बना देता है? ग्लोइंग और रेडिएंट रखने में सहयोग करता है। ग्लोइंग और रेडिएंट। तो पूछेगा त्वचा को ग्लोइंग एवं रेडिएंट करने में किसका सहायता होता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। अब इस प्रकार 23 नंबर क्वेश्चन एसिड्स वाला खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। तो कौन नंबर? 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न हस्तियों पर विचार करें। निम्न हस्तियों पर विचार करें, इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं? करंट है। कैसा क्वेश्चन? करंट क्वेश्चन डाला हुआ है। तो 24 नंबर पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है नसरुद्दीन शाह, यानी कि पूछ रहा है कौन इस चार ऑप्शन में से कौन जो है क्या थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं? थिएटर से जुड़ा हुआ है। समझ गया? तो ऑप्शन है नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देशपांडे। ठीक। तो ऑप्शन इसका जो होगा ये तीनों के तीनों इसका सही आंसर है।
तीनों तीनों कौन से सहयोग थिएटर से जुड़ी हस्तियां, थिएटर से। अब पढ़ते हैं नसीरुद्दीन शाह, ऑप्शन नंबर ए। ये नसीरुद्दीन शाह जो है हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता है। नसीरुद्दीन शाह जो है कौन सा फिल्म का है अभिनेता है, हिंदी फिल्म का अभिनेता। नसीरुद्दीन शाह जो है हिंदी फिल्मों का अभिनेता है, हिंदी फिल्मों का अभिनेता है। उनका सिनेमा में सफर की शुरुआत, नसीरुद्दीन का सिनेमा में कब सफर किया? 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में आई फिल्म निशांत से हुई। देखिए एगो फिल्म आया निशांत, उसी फिल्म में 1975 ईस्वी से इसका शुरुआत हुआ थिएटर से सफर, समझ गया। दूसरा ऑप्शन है गिरीश कर्नाड। दूसरा ऑप्शन क्या है? गिरीश कर्नाड। तो यह एक जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता है, समझ गया। गिरीश कर्नाड क्या क्या है जी? सब कुछ रहता है, लेखक भी रहता है, नाटककार भी होता है, रंगमंच कर्मी, कवि, फिल्म निर्देशक, अभिनेता, सब चीज, समझ गया। तो गिरीश कर्नाड को 1994 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो पूछेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार गिरीश कर्नाड को क्या क्या चीज के क्षेत्र में मिला जी? तो याद रखना क्या? कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता के रूप में इसे 1994 ईस्वी में क्या हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, समझा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 1994 की बात आए थे, क्वेश्चन और बता देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो महात्मा गांधी से जुड़ी हुई क्वेश्चन है। 1994 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई। फिनिक्स आश्रम का स्थापना की गई दक्षिण अफ्रीका में। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में काला केस लड़ने के लिए गए थे, अब्दुल करके कुछ व्यक्ति का गुजरात को था, तो उसका केस जब लड़ने गए तो वहाँ दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी देखा तो वहाँ काला गोरा के यानी इंडियन लोग पर क्या हो रहा था? अत्याचार हुआ था, तो इसके लिए फिनिक्स आश्रम का स्थापना किया था, समझ गया। तो ऑप्शन सी कहता है मकरंद देशपांडे। मकरंद देशपांडे तो हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता है। मकरंद देशपांडे क्या है जी? हिंदी फिल्मों का एक अभिनेता है। इसके प्रमुख फिल्म रिस्क 2007, रिस्क 2007, डरना जरूरी है 2006, दो फिल्म। पहला फिल्म है रिस्क 2007, दूसरा फिल्म है डरना जरूरी है 2006। डरना जरूरी है 2006 में, यानी 2006 में एगो फिल्म निकला था डरना जरूरी है, और 2007 में निकला था फिल्म कौन सा? रिस्क और डरना जरूरी है। किसका फिल्म है जी? मकरंद देशपांडे का। और मकरंद देशपांडे क्या है? एक अभिनेता है। चौथा ऑप्शन है डॉली ठाकुर। चौथा ऑप्शन डॉली ठाकुर, तो ये भारतीय फिल्मों के एक प्रमुख कलाकार है। क्या है? भारतीय फिल्मों के प्रमुख कलाकार कौन है? डॉली ठाकुर, जिन्होंने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत अपनी फिल्म करियर की शुरुआत रिचर्ड एटनबरो के गांधी 1982 से कास्टिंग डायरेक्टर और यूनिट प्रचारक के रूप में किए गए, यानी कि प्रचारक के रूप में किया गया। कौन? डॉली ठाकुर। कौन? कैसे इसका शुरुआत? अपने फिल्म करियर की शुरुआत, यानी कि जब अपना फिल्म करियर में दिया, फिल्म के करियर में दिया, समझ गया। तो इनका शुरुआत जो है किसका? रिचर्ड ठाकुर, डॉली ठाकुर का जो शुरुआत हुआ फिल्म के करियर में, तो शुरुआत रिचर्ड एटनबरो 1982, रिचर्ड एटनबरो की गांधी 1982 से कास्टिंग डायरेक्टर और यूनिट प्रचारक के रूप में किया गया। क्या चीज में? डॉली ठाकुर प्रचारक के रूप में। अब 1982 यहाँ पर एक बढ़ रहा है, 1982 में हम आपको बता देना चाहते हैं 1982 में नाबार्ड का नाम सुना है? नाबार्ड एक संगठन है जिसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ। कहाँ कब हुआ? 1982 ईस्वी में। याद नाबार्ड संस्था का स्थापना कब हुआ? 1982। बाढ़ 82, बाढ़ 82, नाबार्ड बाढ़ 82, बाढ़ 82, बाढ़ 82, वैसे बाढ़ से 82, तो नाबार्ड 82, बाढ़
82, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 25वां नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जगह है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है जी? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है जी? पोर्ट ब्लेयर। तो कहता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान समुद्री उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? पोर्ट ब्लेयर। बोलो लड़का, पोर्ट ब्लेयर कहाँ बोल रहा है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान पोर्ट ब्लेयर। महात्मा बोलते रहेगा, दिमाग यहाँ रहेगा, चुप हो जाएगा, दिमाग कहीं और बढ़ जाएगा, जो कि दिमाग में फिर घुसेगा नहीं। ध्यान यहाँ रखेगा, मेरे नजर से नजर मिलाएगा तो पूरा ध्यान मेरे पास रहेगा, समझ गया? बोलते रहो मेरे पीछे पीछे, तब ध्यान तुम्हारा यहाँ रहेगा और याद भी होगा। तो बताओ महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। अब पढ़ते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बांडुल के पास है। कहाँ है? बांडुल के पास। पूछेगा पोर्ट ब्लेयर तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास एक बांडुल के पास है। कहाँ है? बांडुल। बांडुल एक जगह है जहाँ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, इसलिए इसे बांडुल राष्ट्रीय उद्यान के भी रूप से जाने जाते हैं। यानी कि पूछेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान को समुद्री उद्यान को किस और नाम से जाने जाते हैं? बांडुल राष्ट्रीय उद्यान। बांडुल राष्ट्रीय उद्यान। बांडुल राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाने जाते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? बांडुल राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहते हैं? बांडुल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। समझ में आया क्वेश्चन कैसे घुमा? पहला क्वेश्चन समझो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बांडर के पास स्थित है और बांडर के पास स्थित होने के कारण इसका नाम पड़ गया बांडर राष्ट्रीय उद्यान। बांडर राष्ट्रीय उद्यान। बांडर है पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ है जी? इस प्रकार बांडर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो गया? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार का राजधानी कहाँ है जी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। इसकी स्थापना किसकी स्थापना हुई? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान का स्थापना 1983 ईस्वी में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हुआ। किस अधिनियम के तहत? वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान की स्थापना 1983 ईस्वी में 1983 ईस्वी में वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हुआ। वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हुआ। किसके तहत? वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हुआ। अब बताओ 1982 में किसका स्थापना हुआ था? 1982 में हम अभी इसके पहले बताए कि 82 में किसका स्थापना हुआ? किसका स्थापना हुआ जी? किसका? भूल गया? नबार्ड। नबार्ड। कहाँ ध्यान रहता है? ध्यान यहाँ रख, ध्यान यहाँ नहीं है तुम्हारा। बाढ़ 82, जबकि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, यहाँ पढ़ेगा कॉन्सेप्ट मिलेगा, कॉन्सेप्ट से बड़ा कोई चीज नहीं है। कितना पढ़ेगा? ना बाढ़, ना बाढ़, बाढ़ 82, बासे बाढ़, बासे 82, समझा? लेकिन नबार्ड की स्थापना कब हुआ है? 1982। 1983 में किसका स्थापना हुआ?
जो अभी पढ़ रहे थे इसीलिए पढ़ने के राशि लग गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान की स्थापना कब हुआ? तो ध्यान रखो यहाँ। अब क्या बोलते हैं, पीछे पीछे बोलो। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ? वन संरक्षण अधिनियम 1972। वन संरक्षण 1972। और 1971 में क्या चीज हुआ था? बांग्लादेश जो हुआ था भारत से अलग हुआ। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट पॉइंट इसी का 25 का नेक्स्ट पॉइंट, उद्यान में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। उद्यान में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। उद्यान मतलब कौन सी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान में 2 द्वीप समूह स्थित है। ठीक, जो द्वीप, एगो पहला है द्वीप और दूसरा है लाइब्रेरियन द्वीप समूह। पहला है द्वीप, दूसरा है लाइब्रेरियन द्वीप समूह। पहला है द्वीप, दूसरा है लाइब्रेरियन द्वीप समूह। द्वीप समूह है। वनस्पति का प्रकार और संरचना द्वीप से द्वीप तक भिन्न है। लेकिन वनस्पति का प्रकार और संरचना द्वीप से द्वीप तक, जो द्वीप है वो द्वीप तक भिन्न है, अलग अलग है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडमान एवं निकोबार एक क्या है जी? द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार क्या है? द्वीप समूह है। और द्वीप समूह तो कहाँ स्थित है? देखो अंडमान निकोबार, फटाफट थोड़ा सा बोलो इसको। यही है, देखो बंगाल के खाड़ी हुआ है जी, वही देखो अंडमान निकोबार है। तो वही पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। देखो गौर से उसको देखो, क्या पढ़ते हैं। अंडमान एवं निकोबार एक द्वीप समूह है। देखो एक द्वीप है, द्वीप किसको कहते हैं? द्वीप जो एक द्वीप उसे कहते हैं जो एक छोटा भूभाग स्थल हो और उसके चारों तरफ क्या है जी? पानी ही पानी। तो देखो वो चीज है अंडमान निकोबार, देखो तो छोटा सा स्थल है और उसके चारों तरफ देखो पानी ही पानी है। लेकिन चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी है, महासागर है। समझ गया? तो उसे क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह। एक छोटा सा भूभाग स्थल हो, उसको चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, वह भूभाग स्थल जिसके चारों तरफ पानी है उसे द्वीप कहते हैं। देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ऐसा लग रहा है बीच में एक छोटा सा स्थल और बाकी चारों हो गए पानी। उसे क्या कहेंगे? द्वीप समूह। द्वीप समूह कहते हैं। मस्त क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में पूछेगा। देखो वरना ध्यान से उसको देखते रहना। तो क्वेश्चन कहता, और यह जो स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल के खाड़ी में। देखो बंगाल के खाड़ी है, यही है बंगाल के खाड़ी। और बंगाल के खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी अभी शुरुआत में पड़े पोर्ट ब्लेयर। कितना बार बोले? जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। जो दक्षिणी अंडमान में, देखो अंडमान जो है वो दक्षिणी अंडमान में देखो पोर्ट ब्लेयर होगा लिखा हुआ। दक्षिणी अंडमान में लिखा होगा पोर्ट ब्लेयर, जिसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। और जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में, याद रखना था। तो अब देखो, अब जो है दोनों के बीच, लेकिन दोनों के बीच कौन सी? दक्षिणी अंडमान, अंडमान द्वीप समूह और उत्तरी अक्षांश। लेकिन ऐसे अच्छा रुको, दोनों के बीच 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित है। यानी कि दोनों के बीच किसके? अंडमान और निकोबार के बीच में उत्तरी अक्षांश 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित है। 10 डिग्री एगो रेखा है, चैनल है, वही स्थित है अंडमान और निकोबार के बीच। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में देखो होगा वहां 10 डिग्री। ये देखो 10 डिग्री रेखा है, यही 10 डिग्री है जो देखो या जा रहा है वही। तो अब देखो वही 10 डिग्री रेखा जो है उत्तरी अक्षांश में स्थित है। समझ गया? और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में तुम देखो ये 10 डिग्री जो रेखा यहाँ पर दिख रहा है, उसके 10 डिग्री जो रेखा है इसके इधर पार्ट हो गया दक्षिण, इधर पार्ट हो गया उत्तर, इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण। तो वो 10 डिग्री
के उत्तर में स्थित द्वीप कौन सा है? देखो अंडमान द्वीप होगा स्थित, और यही 10 डिग्री के नीचे जो स्थित होगा दक्षिणी अक्षांश में वो कौन सा होगा? निकोबार स्थित होगा। कौन होगा? निकोबार। निकोबार। समझ में आया? समझ में आया जी? हाँ, निकोबार 10 डिग्री को ऊपर उत्तर में हो गया क्या? अंडमान स्थित, और 10 डिग्री के नीचे हो गया निकोबार। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा ये देखो, क्वेश्चन तुमसे पूछेगा अंडमान और दक्षिणी निकोबार को कौन सा रेखा अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल रेखा। 10 डिग्री साथ साथ देखो, मैप करो। 10 डिग्री चैनल रेखा ने अलग कर रहा है उत्तरी अंडमान और दक्षिणी निकोबार को। याद रखना, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी निकोबार को कौन सा रेखा अलग है? 10 डिग्री चैनल रेखा। 10 डिग्री चैनल रेखा। 10 डिग्री चैनल रेखा। समझ में आया ये बात? अब फिर अगला पढ़ते हैं अंडमान निकोबार। जो पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें 96 को वन्य जीव अभयारण्य, 96 वन्य जीव अभयारण्य और 9 को राष्ट्रीय पार्क है। यानी कि पूछेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने वन्य जीव अभयारण्य है? तो 96 वन्य जीव अभयारण्य है और 6 को राष्ट्रीय पार्क है और जैव संरक्षित क्षेत्र है। अब बाकी में क्या है जी? जैव संरक्षित क्षेत्र है। समझ में आया? अगला पॉइंट है रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? देखिए रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में होगा। रानी झांसी मैरीन कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान? अंडमान में। रानी झांसी यानी झांसी की रानी, झांसी की रानी मैरीन, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार अंडमान में। कहाँ जी? अंडमान में। कहाँ है जी? अंडमान में। पिरोटन द्वीप, पिरोटन द्वीप कहाँ है? देखो पिरोटन द्वीप होगा अरब सागर में। अरब सागर इधर है, यानी अरब सागर में होगा पिरोटन द्वीप कहीं पर। ठीक, क्या जी? अरब सागर में एक द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप? पिरोटन द्वीप। यह द्वीप गुजरात के जामनगर जिले में है। यहाँ गुजरात के जामनगर, जामनगर जूनागढ़, जामनगर गुजरात के जामनगर जिला के पास है। जामनगर जिला पिरोटन द्वीप जामनगर है ना। यहीं पर क्या है? कौन सा द्वीप जी? पिरोटन द्वीप। जामनगर यहाँ देखिए है जामनगर गुजरात के कच्छा है, जो कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी है वो कहाँ है जी? गुजरात में। पूछा कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। अब गुजरात के है कच्छ के पहाड़ी के सटा हुआ है जामनगर। जामनगर जिला में क्या है जी? जामनगर जिला के पास क्या है जी? पिरोटन द्वीप। पिरोटन द्वीप, पिरोटन द्वीप, जो कि यह द्वीप गुजरात के जामनगर जिला के पास स्थित है। यही है पिरोटन द्वीप स्थित। समझ में आ रहा है? अगला है पिरोटन द्वीप मरीन नेशनल पार्क का भाग है। मरीन नेशनल पार्क का भाग है। क्या किसका भाग है जी? मरीन नेशनल पार्क का कौन भाग है? पिरोटन द्वीप। पिरोटन द्वीप जो किसका भाग है? मरीन नेशनल पार्क का भाग है और यह पहला भारत का समुद्री अभयारण्य है। पूछेगा भारत का पहला समुद्री अभयारण्य कौन ऐसा है जी? तो कौन सा है? पिरोटन द्वीप। पिरोटन द्वीप मरीन नेशनल पार्क। पिरोटन द्वीप मरीन नेशनल पार्क। तो पिरोटन द्वीप मरीन नेशनल पार्क जो है भारत का पहला समुद्री अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1980 में हुआ। कब हुआ? 1980 में। 1982 में क्या हुआ? नाबार्ड की स्थापना 1983 में क्या हुआ? 1983 में यानी कि
क्या होता है 1983 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान के स्थापना हुआ था। और किसके तहत हुआ था? तो वन जीव अधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हुआ था। समझ में आया? तो 1980 में क्या हुआ था? पिरोटन द्वीप मैरीन राष्ट्रीय पार्क जो है भारत का पहला समुद्री अभयारण्य का स्थापना किया गया। समझ में आया? आई जो है पिरोटन द्वीप जो है एक दर्शनीय स्थल है। क्या है जी? दर्शनीय स्थल। हाँ, ये तो भारत का पहला समुद्री अभयारण्य नेशनल मैरीन नेशनल पार्क जो है क्या है? भारत का दर्शनीय स्थल है। गंगा सागर सागर द्वीप गंगा सागर संगम कहलाता है। यानी कि गंगा सागर सागर द्वीप या गंगा सागर संगम भी कहलाता है। क्या कहलाता है जी? गंगा सागर संगम, सागर द्वीप या गंगा सागर संगम क्या कहलाता है? सागर द्वीप कहलाता है। क्या? गंगा सागर कहलाता है। क्या कहलाता है? गंगा सागर किसको कहते हैं जी? सागर द्वीप या गंगा सागर संगम। गंगा द्वीप, सागर द्वीप या गंगा सागर संगम क्या कहलाता है? गंगा सागर कहलाता है। गंगा सागर कहलाता है। या बंगाल के खाड़ी में कोलकाता से 150 किलोमीटर दक्षिणी भाग में स्थित होगा। बंगाल के खाड़ी में कलकत्ता से, कलकत्ता किधर है जी? पश्चिम बंगाल में देखो होगा कलकत्ता। कलकत्ता से 150 किलोमीटर दक्षिणी भाग में स्थित होगा। 150 किलोमीटर दक्षिणी भाग में एक द्वीप है। कौन कौन द्वीप है? ये सागर द्वीप। इसे गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है। लेकिन गंगा नदी के सागर से क्या माना जाता है? सागर माना जाता है। इस द्वीप में ही बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। तो पूछेगा बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास कहाँ है जी? बंगाल सागर का प्राकृतिक आवास कहाँ है? गंगा सागर द्वीप पर। कहाँ है जी? गंगा सागर द्वीप में। रामेश्वरम तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर कहाँ है जी? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। और यह करामती पवन द्वीप का हिस्सा है। देखिए रामेश्वरम जो रामेश्वर एक जगह भी है जो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में होगा। देखो तमिलनाडु यहाँ है, रामेश्वरम होगा दक्षिणतम कहीं पर होगा। देखो हाँ तमिलनाडु में है रामेश्वरम, इसी में है। ठीक, तो इसी रामेश्वर एक जगह है और रामेश्वर एक मंदिर है जो दोनों तमिलनाडु में है। कहाँ जी? तमिलनाडु। और यह करामती पवन द्वीप पर है। कौन सा द्वीप पर है जी? करामती द्वीप पर। करामती द्वीप पर द्वीप है वो। कौन सा द्वीप पर है जी? करामती द्वीप पर स्थित है। यह शहर पंबन चैनल के माध्यम से देश के अन्य भाग से जुड़ा है। लेकिन यह शहर कौन सा? रामेश्वरम शहर जो है किस चंबल पंबन चैनल के माध्यम से देश के अन्य भाग में जुड़ा हुआ है। पंबन चैनल पंबन चैनल से देश के अन्य भाग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 26वां नंबर क्वेश्चन कहता है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? समझ आया? कुछ क्वेश्चन समझो। कुछ नहीं में से कुछ नहीं का सर्जन, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में नियत अनुपात का, ऑप्शन बी है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का, ऑप्शन सी है गुणित अनुपात का, ऑप्शन डी है संवेग अनुपात का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। द्रव्यमान ऊर्जा यानी कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के विरुद्ध है। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के विरुद्ध है। अब बता ऊर्जा का संरक्षण
पढ़ा है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जाता है ना तो उत्पन्न किया जाता है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जाता है ना तो उत्पन्न किया जाता है। ऊर्जा क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होता है, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होता है। तो आप बताओ, कुछ नहीं में से कुछ का तो सर्जन है, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन है, लिखा है कुछ नहीं में से कुछ का निर्माण, कुछ नहीं में से कुछ नहीं आता नियम के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध। अर्थात ऊर्जा का संरक्षण, अर्थात ऊर्जा का संरक्षण जो यह बताता है कि एक पृथक तंत्र की कुल ऊर्जा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि कुल ऊर्जा आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं है, यानी कि आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा अलग अलग स्वरूप नहीं है। इसमें तो ऊर्जा का काम क्या है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना। तो आइंस्टीन की बोला कि द्रव्यमान और ऊर्जा जो है अलग अलग स्वरूप नहीं है, या बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? परिवर्तित होते हैं, यानी कि एक दूसरे में क्या होता है? परिवर्तित होता है। द्रव्यमान ऊर्जा अनुपात के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को एक रूप में से दूसरे रूप में परिवर्तित, यानी कि हम ऊर्जा तुम द्रव्यमान, तो हम ऊर्जा है तो तुम में चलेगा, तुम द्रव्यमान है तो हम में चलेगा, समझे? लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण परिवर्तन होते रहना। तो अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा अनुपात के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो नष्ट, जो अभी बताया ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, या केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो आया ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत मस्त है, बल्ब मैथ का इसमें जरूरत है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? काहे इतना याद रखेंगे भाई? काहे ना इहे चीज याद रख ले, चीज याद रख ले कि कौन कौन सा देश से होकर गुजरता है, यानी कि होगा 17-18 देश होगा, हैं? लगभग 17-18 देश होगा, हैं? तो क्यों ना हम सिर्फ उसी देश का नाम याद रखें जिस देश से विषुवत रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री रेखा गुजरता है कि समझ में आया जी? तो पहले इस क्वेश्चन का पहले आंसर जान लेते, क्या कर लेते हैं? कहता भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? किस देश से होकर नहीं गुजरता है? तो याद रखना, ऑप्शन ए है केन्या, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है ब्राजील, ऑप्शन डी है ब्राजील। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? मैक्सिको हो जाएगा। देखो मैक्सिको यहाँ है जो कि जहाँ सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन किया जाता है, सबसे ज्यादा चांदी कहाँ होता है? मैक्सिको में, समझ में आ रहा है? तो मैक्सिको एक ऐसा ऑप्शन, इस ऑप्शन के अनुसार मैक्सिको एक ऐसा जगह है जहां से विषुवत रेखा कहे तो भूमध्य रेखा कहे तो 0 डिग्री रेखा नहीं गुजरती है। बस देखो 0 डिग्री रेखा यह, यानी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा, उसी रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा, समझ गया? तो देखो 0 डिग्री, आप देखो ये याद कर लो कि कौन कौन सा देश से गुजरता है। गांव से देखो 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा इक्वाडोर से होकर गुजरता है, यानी कि पहले देखो कि उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक भी देश से नहीं गुजरेगा। जब भी गुजर रहा है तो दक्षिणी अमेरिका से गुजर रहा है। दक्षिणी अमेरिका में पहला देश कौन सा है जी? इक्वाडोर, उसके बाद है कोलंबिया, कोलंबिया से जाना है जी, इक्वाडोर, ये देखो कोलंबिया है, कोलंबिया है, और तीसरा है कौन सा है जी? ब्राजील, ब्राजील है, पीला वाला ब्राजील। यानी कि कहने का मतलब पूछेगा दक्षिणी अमेरिका के विषुवत रेखा जो है दक्षिणी अमेरिका के कितने देशों से होकर गुजरती है जी? तो 3 देश। पहला कौन सा देश? इक्वाडोर, दूसरा कौन सा है जी? कोलंबिया, तीसरा कौन सा है? ब्राजील। तो इस प्रकार 3 देश दक्षिण अमेरिका से 3 देश, पहला इक्वाडोर,
दूसरा है कोलंबिया, तीसरा है नाइजीरिया। तो इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? क्यूटो। इक्वाडोर की राजधानी भी याद करो। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो। और कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? पास्को। कोलंबिया की राजधानी पास्को नहीं, बोगाटो। नहीं, बोगाटो तो बोगोटा। ये कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। और ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। हो गया उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के 3 देश ऐसा है जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। कहाँ क्या गुजरता है? अब नेक्स्ट किसमें हिलता है? दक्षिण अमेरिका हो गया। आप देखो विषुवत रेखा कहाँ हिलता है? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ हिल गया? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देशों से होकर गुजरता है जी? हाँ देखो पर देखो 0 डिग्री रेखा तो ये गुजर रहा है कहाँ जी? कांगो नहीं जी, कांगो। तो पहला देखो सोमालिया। सोमालिया है, दिख रहा है, विषुवत रेखा पर होगा सोमालिया। अरे इधर होगा सोमालिया। अभी होगा बताते हैं। सोमालिया। यार देखो सोमालिया, यार देखो विषुवत रेखा यही है जी। तो पहला हो गया सोमालिया, दूसरा केन्या और तंजानिया। तंजानिया भी गुजर रहा है, देखो तो नहीं, तंजानिया नहीं। विषुवत रेखा नहीं है तंजानिया में। सोमालिया, केन्या, साओ टोमा और साओ टोमा एंड प्रिंसिपी, यानी कि यही है साओ टोमा एंड प्रिंसिपी। और कांगो गणराज्य, या कांगो गणराज्य और लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। हाँ लोकतांत्रिक का दोनों, कांगो दोनों है, लोकतांत्रिक भी है, कांगो जन गणराज्य भी है। और गाइबॉन की देखो होगा गाइबॉन, देखा गाइबॉन और युगांडा देखो कहाँ है युगांडा। यानी कि कहें तो अफ्रीका महाद्वीप के कई देश हो जाएगा जी। देखो पहला आ जाएगा सोमालिया, तो केन्या, साओ टोमा एंड प्रिंसिपी, तीन को हुआ। अब कांगो गणराज्य, 4 को हुआ लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, 5 हुआ गाइबॉन और युगांडा। यानी 5 to 7। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप के 7 ऐसा देश है जो कि विषुवत रेखा पर स्थित है। विषुवत रेखा पर स्थित है। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप का 7 ऐसा देश है जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। ये सब जो रेखा है, सोचेगा विषुवत रेखा तो पृथ्वी पर वो रेखा के देखेंगे तो वो रेखा तुम नहीं देख सकता। वो सब रेखा कैसा काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है, यानी कि माना गया रेखा है, समझ गया। तो ये हो गया सोमालिया। कर्क रेखा, विषुवत रेखा पर जितना देश याद रखो। अमेरिका में दक्षिण अमेरिका कई देश? 3 देश। 3 देश में पहला इक्वाडोर, दूसरा कोलंबिया राजधानी बोगोटा, तीसरा हो गया ब्राजील राजधानी ब्राजीलिया। और अफ्रीका महाद्वीप में सोमालिया, केन्या, युगांडा, गाइबॉन और गणराज्य कांगो गणराज्य, और एक यहाँ पर बच गया
साउ टोमे एंड प्रिंसिपी। साउ टोमे एंड प्रिंसिपी, इस प्रकार 7 को फिर से पहला रखो तो मैं एकदम सीरियसनेस चलो नहीं यार, एकदम सीरियसनेस से एकदम चलो। देखो सोमालिया, केन्या, जनगणराज्य, फिर कांगो गणराज्य, फिर आया साउ टोमे, क्या हो गया 1 2 3 4, अब 3 को और बचा। देखो काउंटिंग करके करेगा तो याद हो जाएगा। देखो पहला सोमालिया निकल जाएगा, सोमालिया निकल गया, अब केन्या निकल जाएगा। मैप से आप लोग सीरियल सोमालिया, केन्या और गणराज्य हो गया, एगो और छोड़ दिया कांगो एगो तंजानिया नहीं केनिया बोल के सोमालिया, केन्या, कांगो गणराज्य, एगो कांगो 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 एगो हो जाएगा साउ टोमे एंड प्रिंसिपी, और एगो हो जाएगा क्या युगांडा, एगो गैबोन। 7 गो हो गया और 3 गो इसमें युगांडा है वो की है ना। हाँ याद है युगांडा है नहीं में युगांडा के जंगल में लाया हर चल रही जो रिपोर्ट कर रहा है पीछे पकड़ युगांडा के जंगल में लाया हर चल रही की हर रात में नहीं गया मीडिया चलिए तो समझ में आया जी। तो अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से गुजर गया विश्व का। अब देखो कौन महाद्वीप में, क्या एशिया महाद्वीप के देश लगता है? तो हाँ लगता है, देखो लगता होगा सुमात्रा हो गया, सब एशिया महाद्वीप में आता है जी, ये सब एशिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप छोड़ के। तो देखो एशिया महाद्वीप में कौन कौन सा लग रहा है? एशिया महाद्वीप में देखो मालदीव है, मालदीव, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया ने, अरे देखो इंडोनेशिया होगा तो कितना बड़ा अक्षर में लिखा होगा इंडोनेशिया। बहुत सारा द्वीप के मिला के एक जगह नाम दिया गया इंडोनेशिया। जैसे सुमात्रा द्वीप और कौन कौन चीज है, बोर्निया द्वीप होगा, ये सब मिला के एक जगह बना इंडोनेशिया संदेश बनाया गया। समझ आया? तो इंडोनेशिया में याद रखो, पूछेगा कौन सा द्वीप हो सकता है, पूछ दे फंसा दे। तो सुमात्रा द्वीप देखो होगा है ना, याद रखना है। इंडोनेशिया है, मालदीव भी होगा, मालदीव इसमें होगा, देखो ये आया 0 डिग्री अगर हम सब है यस के खाली तो इंडोनेशिया किरिबाती, किरिबाती कहाँ का राजधानी है जी? लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, कवरत्ती ये किरिबाती इसी को बोलता है कि। तो एशिया महाद्वीप के कई देश हैं? 3 देश, इंडोनेशिया और मालदीव और किरिबाती। मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। समझ में आया? नहीं तरह से गुजरता है। हाँ ये 3 देश, 3 महाद्वीप से, महाद्वीप पूछे तो 3 और देश पूछे तो जोड़ लो 7 3 10 3 13 देश जो कि विश्वत मोबाइल पर है, मोबाइल पर सर्च मार लो तो विश्वत रेखा से कितने देशों से होकर गुजरता है, विश्वत रेखा जो है कितने देशों से होकर गुजरता है, ये सर्च मारना। विश्वत रेखा कितने देशों से होकर गुजरता है, गूगल पर सर्च मारो तो 13 देश होगा। विश्वत रेखा कितने देशों से होकर गुजरता है? 13 देश है ना? जिस हम अभी मैप पर सब देख लिए। अब रखो 3 महाद्वीप बताया, आप 3 जल निकाय है ना, वही जल निकाय ये 3 जल निकाय अरे दीपा के दीपे रखा एक और दीप। समझ में आया? 13 देश देख लिया, फिर से एक बार रिफ्रेश कर लो इसको, एकदम कुछ बार-बार क्वेश्चन घूमते रहेगा, कौन नहीं
विश्वत रेखा किस देश से नहीं होकर गुजरता है? तो कहा है ना जे जे जगह से होकर गुजरता है उसे खड़ी आता है हैं? ओकरे से गुजर तो पहले इधर से गुजरना है तो इधर से याद रखेंगे। तो पहला उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में चलते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में कई दो इक्वाडोर का राजधानी क्यूटो और कोलंबिया का राजधानी बोगोटा और ब्राजील का राजधानी ब्राजीलिया। अब इसमें चलते हैं साउथ टोमे प्रिंसिपे का राजधानी साउथ टोमे प्रिंसिपे का राजधानी साउथ टोमे। दूसरा कांगो का राजधानी कांगवे और कांगो जनगणराज्य की राजधानी किंशासा। कांगो जनगणराज्य की राजधानी किंशासा और केन्या की राजधानी नैरोबी। कहता है कन्या देखो कैसे याद रखना है इसको नैरोबी। जब कन्या विवाह होता है तो नहीं रोता है विदाई के वक्त। कन्या का जब विवाह होता है तो रोता है कि नहीं? रोता है नहीं। लेकिन कन्या विवाह होता है तो रोता है। तो उसका फैमिली का लोग क्या कहता है? नहीं रोगा बेटी नहीं रोगा लेकिन नहीं रोबी। तो कन्या तो नहीं रो, कन्या जी नहीं रोइए। तो कन्या का राजधानी नैरोबी। कहाँ जी? कन्या की राजधानी गाना। तुम्हारा कन्या जब आएगा तो काहे रो रही है? नहीं रो बेबी मत रो। जो भी बोलना बेबी सोना समझ गया बाबू सोना नैरोबी। तो केन्या का राजधानी क्या रहेगा? नैरोबी। अगला क्या है जी? अगला सोमालिया तो सोमालिया का राजधानी कहाँ है? इंडोनेशिया। तो देखो तो सोमालिया की राजधानी सोमालिया की राजधानी है। सच मानिए तो सोमालिया की राजधानी कहाँ है? मोगादिशु। ये सोमालिया की राजधानी कहाँ है? मोगादिशु। ये सोना मोगादिशु काहे कर रहा है? सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। याद रखना सोमालिया और केन्या वजह है दोनों। सोनाली याद रखना। तो सोनाली के की कर रहा है? मौका जैसा काहे कर रहा है तू? मौका जैसा काहे कर रहा है सोनाली? मोगादिशु मेरी सोमालिया को रिलेट करना सोनालिया से सोनाली से। तो सोनाली को बोला मौका जैसा काहे कर रही है? मौगे हो गई है। सोनालिया ने सोमालिया क्योंकि सोमालिया का राजधानी कहाँ जाएगा? मोगादिशु। सोमालिया का राजधानी केन्या नैरोबी बेबी नैरोबी। समझ आया? तो इस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप के देश गुजर गया। अब है एशिया महाद्वीप। तो इंडोनेशिया का राजधानी नहीं बदल गया इसका राजधानी। हाँ इंडोनेशिया के जकार्ता था देखिए बदल गया है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? इंडोनेशिया का राजधानी चेंज हुआ। जकार्ता वर्तमान राजधानी जकार्ता। बोर्नियो द्वीप पर में है। राजधानी को बदल कर अभी कहाँ बदल कर बोर्नियो बना दी। बोर्नियो द्वीप देखिए क्या है। इंडोनेशिया की राजधानी को बदल कर अभी जकार्ता अभी है मतलब वो है। अब सुनो हो गया। इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी कहाँ है? बोर्नियो द्वीप बोल रहा है कि होगा जकार्ता है। शुक्रिया। हाँ बोर्नियो शिफ्ट कर रहा है। वर्तमान कुछ क्या निकले इंडोनेशिया की राजधानी
इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है? जकार्ता है, लेकिन इसको चेंज करने वाला बोर्नियो द्वीप बनाने वाला कहाँ बना देगा? जनसंख्या यहाँ बढ़ रहा है ज्यादा इसलिए पानी पीजिए सर। कौन नंबर भर ले जी कितना मांगे एशिया कैसे चलिए तो हो गया सब हैं? अब पढ़ते हैं इसको। मैं किसको कहाँ जी? उत्तरी अमेरिका में, जो कि चांदी के लिए फेमस है, जहाँ भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। मैं किसको एक ऐसा शहर है, देश है, जहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। तो इस पर गुजरती है कौन? तो कर्क रेखा। 0 डिग्री अक्षांश पर खींची रेखा भूमध्य रेखा विषुवत रेखा कहलाते हैं। अभी बता पढ़ रहे थे कि तीनों को नाम है इसी का। यहाँ देखो किरीबती है तब रेखा वाले पर सब लोग देखते हैं यहाँ से यहाँ देखो किरीबती इधर देखो कौन साइड है कि ये बीच प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत देखिए जो मैप दिख रहा है ऐसा मैप है ना, मैप जैसे कि मैप जो है गोलाकार, जब मैपा को घुराएंगे दक्षिण अमेरिका इन्हें चलाएगा। तो ये जो किरीबाती द्वीप है इधर आएगा ना, तो कौन सा एशिया महाद्वीप में पड़ जाएगा? एशिया महाद्वीप में आएगा। जैसे कि मैं समझिए वर्ल्ड में ठीक, इधर तिब्बती है, इधर प्रशांत महासागर। अब देखिए इसको पृथ्वी कैसा है? गोल है, इसको गोल बनाए। अभी गोल जब बनाएंगे तो यहाँ पर था एशिया महाद्वीप, हाँ जी, और यहाँ था तिब्बती। अब देखिए कहाँ आया, देखिए गोल बन गया, ये गोल बना दिए, इसको गोल बना दिए। हाँ अब तो यहाँ पर था किब्बती तो यहाँ था। अब देखिए ये दोनों मिल गया, तो ये दोनों प्रशांत महासागर में बना मिलके। तो प्रशांत महासागर है कर जा एशिया के बगल में ना, प्रशांत महासागर तक बनाया। अब पढ़ते हैं विषुवत रेखा निम्न देश से होकर गुजरती है, जो कि पढ़ती है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किब्बती। 13 देश से होकर गुजरती है। 3 गो विषुवत रेखा उत्तरी दक्षिणी अमेरिका से, 7 गो अफ्रीका महाद्वीप से और 3 गो एशिया महाद्वीप से। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। पहला दक्षिणी अमेरिका, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा एशिया महाद्वीप। 3 महाद्वीप से होकर भूमध्य रेखा पर एशिया महाद्वीप देश के 3 देश है, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबती। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के सोमालिया, केन्या, साओ टोमे एंड प्रिंसिपी, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, गैबन, युगांडा है। भूमध्य रेखा पर दक्षिणी अमेरिका के 3 देश है, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर इधर यही 27 डिग्री रेखा दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा होगा। 30 है जहां देखो 27 है, यही 27 डिग्री रेखा कर्क रेखा जो है किसके समानांतर है? तो नहीं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा देखो दोनों समानांतर है कि नहीं? पृथ्वी पर जितनी भी रेखा है सब काल्पनिक रेखा है, मान लिया गया, दिखाई नहीं देगा। तुम सोचेगा कि हम पृथ्वी, अब जाके ब्राजील में हम देखबे विषुवत रेखा का जा है, ऐसे दिखेगा नहीं है,
इसे माना गया है, सही काल्पनिक रेखा है। कोई आधार पर हाँ, तो 27 डिग्री रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। ठीक, कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश, अब विषुवत रेखा पर है, अब कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित पड़ते हैं? तो कर्क रेखा देखिए, कर्क रेखा पर देखिए तो मैक्सिको, ये होते 30 डिग्री की, ये होते 27 डिग्री का बात कर रहे हैं। कर्क रेखा में 27 हाँ, कर्क रेखा 27 डिग्री को 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। एगो दक्षिण है वो उत्तर है, तो उत्तरी को कर्क और दक्षिणी को मकर, कर्क मकर। तो कर्क रेखा पर उत्तरी अमेरिका के देश मैक्सिको और हवाई द्वीप है। तो हवाई द्वीप यहीं पर देखिए, याद रखिए हवाई द्वीप समूह है, यही है हवाई द्वीप समूह और मैक्सिको। बस उत्तरी अमेरिका के मात्र 2 देश, उत्तरी अमेरिका के मात्र 2 देश जो है हवाई द्वीप समूह, हवाई द्वीप समूह और मैक्सिको, हवाई द्वीप समूह और मैक्सिको। तो हवाई द्वीप समूह कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र अमीरात में है, संयुक्त राष्ट्र। तो उत्तरी अमेरिका के कितना देश? 2 देश, हवाई द्वीप समूह और मैक्सिको। देखो, देख लो नजर से, याद रहेगा। ये घर रूम में जाकर देख लेना है घर पर। देखो यह है मैक्सिको, एक है हवाई द्वीप समूह जो कि प्रशांत महासागर में है, लिखा देखो प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत है और यहाँ उत्तरी प्रशांत, दोनों को मिलाया है। तो ये हो गया उत्तरी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका से नहीं गुजरेगा। आप देखो कर्क रेखा किससे गुजरता है? अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रहा है, जाना। तो अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन देश से गुजरता है? मारितानिया, मारितानिया, मारितानिया। तो तानिया तो ये है, मारितानिया के काज मारेंगे, तो मारेंगे तानिया को काहे ले? तो नौवो चोट, जो मारेगा तो चोट तो लगबे करेगा। तो नौवा के चोट, नौवा के चोट, लेकिन नौवा के चोट, नौवा चोट, नवो चोट। लेकिन मारी तानिया के तो चोट लगी कि नहीं लगी? तो नवो चोट। मारी तानिया को अगर तानिया के मारे हैं तो उसको तो चोट लगेगा। तो कैसा चोट? नौ चोट, नौ चोट, नौ को चोट लगेगा। तो याद रखना मारी तानिया की राजधानी कहाँ है जी? जो कि कर्क रेखा से होके अफ्रीका महादेश के कौन कौन सा मारितानिया हो गया, इधर से इसमें चलता है, इधर से प्रसाद। तो मारितानिया हो गया और सब पश्चिम सहारा। देखो पश्चिम सहारा क्या है जी? अब ये कदम देख रहे हैं तो देखें तो पश्चिम सहारा, पश्चिम सहारा, पश्चिम सहारा, मारितानिया और ये कौन देश है? अल्जीरिया, 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 माली, माली भी होगा। माली किधर है जी? याद को माली, याद को पता है माली। जरी 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 से ज्यादा देखो अफ्रीका माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, उसके बाद अल्जीरिया, नाइजर, नाइजर से भी देखो गुजर रहा है, नाइजर, लीबिया, लीबिया तो इतना साफ सुथरा, लीबिया, मिस्र और सऊदी अरब। तो यूरोप का हो जाएगा, तो यूरोप महादेश का हो जाएगा, यूरोप महादेश के। हम अफ्रीका महादेश पे देश से कर रहे हैं। तो इस पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, लीबिया, मिस्र। देखिए कई देश, 1 2 3 4 5 6 7, 7 देश, 7 है नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। पश्चिमी सहारा एक, मारितानिया 2, माली 3, अल्जीरिया 4, नाइजर 5 6 आई ने एगो है। 4 कहां नीचे होता है, बिल्कुल यहां सटा, उसको नहीं दिया।
डायरेक्ट बॉर्डर सूडान में देती है लीबिया में 7 नाइजर मतलब 7 देश है। अफ्रीका महाद्वीप के 7 देश। समझ में आ गया 7 देश कहाँ हैं? ऐसी बल में क्लियर होता है। तो रूमा में जाके एक बार बल में पढ़ जाइएगा तो याद रहेगा। 7 को कर्क रेखा पर, 7 को विषुवत रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप में। अब एशिया महादेश की बात करें तो देखो ताइवान, चीन यहाँ होगा। चीन को पूरा देखो अगर ताइवान पे जो लिखा ताइवान, चीन, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, यह है संयुक्त राष्ट्र अमीरात, ये हवाई उत्पादन समझ गया। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, सऊदी अरब कहते हैं। समझ आया हैं? 1 2 क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 देश। ताइवान, चीन, 7 तक यहाँ ताइवान और चीन 7 7 14 और 14 ओमान 14 सात 16 देश। 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी कि पूछेगा। चलिए कर्क रेखा पर कुल कितने देश स्थित है जी? 17 देश। कर्क रेखा पर कितने देश? 17 देश। कर्क रेखा पर 17 देश। इसमें कि दो एक है मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका के 2 हवाई द्वीप समूह और मैक्सिको, और दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के कई देश? 7 देश। ठीक। और एशिया महाद्वीप के 8 देश। कई देश? 8 देश। तो टोटल कई को? 8 9 8 और 7 15 15 2 17। कर्क रेखा पर 17 देश, विषुवत रेखा पर 13 देश। अब बचा है मकर रेखा 27 डिग्री मकर रेखा। यह है मकर रेखा। बीच में क्या मकर रेखा? मकर रेखा पर कई देश है जी? तो पढ़ते हैं पहले। मकर रेखा विश्व के निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। क्योंकि ढेर रेखा देश है। पहले अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील से भी विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। मेडागास्कर, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा तथा फ्रेंच पोलिनेशिया इत्यादि ढेर देश से गुजरती है। निम्न देश कितना उतना देश से ढेर देश से गुजरता है। यानी कि मुख्य देश लिख दिया है अर्जेंटीना, पराग्वे। अर्जेंटीना का राजधानी कहाँ है? अर्जेंटीना का राजधानी अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स बोलता है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। और पराग्वे की राजधानी उरुग्वे पराग्वे ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। और नामीबिया की राजधानी कहाँ है जी? नामीबिया की राजधानी विंडहोक। नामीबिया की राजधानी कहाँ है जी? नामीबिया की राजधानी विंडहोक। बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है जी? पूछिए। गेगोरीन। बोत्सवाना की राजधानी। ये क्वेश्चन देखो बिहार दरोगा में पूछा है कि गेगोरीन निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? गेगोरीन नहीं से बोत्सवाना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन डी माने थे गेगोरीन। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है जी? प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी स्वाने प्रिटोरिया दिया है। दक्षिण राजधानी देखो एक चीज याद रखना, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी 3 जगह है। 3 जगह है। एगो है राजनीतिक राजधानी, एगो व्यापारिक राजधानी, एगो और कौन सा राजधानी के नाम से जानते हैं? पहला है स्वाने, दूसरा है प्रिटोरिया, तीसरा है
तीसरा राजधानी कहाँ है जी? देखिए तो सर्च मार के दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी सर्च मार जल्दी। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी कौन कौन है? प्रिटोरिया, स्वाने, नहीं देखिए चेंज कर दिया कि बलून को लिखा है ब्लूमफॉन्टेन, केप टाउन, प्रिटोरिया, केप टाउन। 3 को तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका की कितनी राजधानी है जी? 3 राजधानी है। तो पहला देखो प्रिटोरिया, कौन सा राजधानी? प्रिटोरिया राजधानी कैसा राजधानी है? तो पूछेगा दक्षिण अफ्रीका का कार्यकारी राजधानी कौन है? प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका का कार्यकारी राजधानी प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका का कार्यकारी राजधानी प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका के न्यायिक राजधानी, अगर न्याय को न्याय माना जाना है तो हमको जाना पड़ेगा का ब्लूमफॉन्टेन। फाउंटेन को पेन है तो न्याय कैसे मांगेगा? जब पढ़ा लिखा रहेगा तब। तो पढ़ा लिखा तो पेन रहेगा फाउंटेन, फिर ब्लूमफॉन्टेन, फिर फाउंटेन, ब्लूमफॉन्टेन कैसे राजधानी है? न्यायिक। और केप टाउन जो है विधायी, नियम कानून से विधायी शाखा राजधानी, विधायी शाखा राजधानी। दक्षिण अफ्रीका का विधायी शाखा राजधानी केप टाउन। पहला राजधानी प्रिटोरिया, दूसरा राजधानी ब्लूमफॉन्टेन, तीसरा राजधानी केप टाउन। ब्लूमफॉन्टेन को लगता कहता स्वान न्यायिक बोल रहा है अपना न्याय के लिए मुझे तब ब्रैकेट में मिल स्वामी प्रिटोरिया के दे देना है क्या? मंगो, ब्लूमफॉन्टेन को बोलते हैं मंगो। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जी? याद रखना जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूर्य कर्क तथा मकर रेखा के मध्य वर्ष पर लंबवत होता है, यानी कि सबसे ज्यादा सूर्य बड़ा कहाँ होता है? दिखाई देता है कर्क रेखा और मकर रेखा क्या के बी डायरेक्ट मकर सूर्य कर्क तथा मकर रेखा के मध्य वर्ष पर लंबवत चमकता है। लंबवत चमकता है तो लंबवत किस पर चमकेगा? कर्क विषुवत रेखा पर। कर्क और उसमें मकर के बीच में जो रेखा गुजरा है विषुवत रेखा 0 डिग्री, उसी पर लंबा चमकेगा तो इससे होगा। और फिर तो धीरे धीरे कर्क रेखा इधर हो जाता है, मकर रेखा धीरे धीरे तिरछे हो जाएगा। इसी कारण फिर इधर शुरुआत होता है तो इधर शुरुआत, समझ गए? क्योंकि पृथ्वी घूरते जैसे क्यों होते रहता है इधर चला ये गया। उन्हीं को पता है इधर लोग का 37 बड़ा इकट्ठी कर्क रेखा का बात गलत है करके रहे। ये हो गया कर्क। अरे 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को तथा मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत। वीडियो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार छप चुका है कि कर्क रेखा पर सूर्य किस दिन को लंबवत दिखाई पड़ेगा? 21 जून को। किस दिन? 21 जून को। कर्क 21 देखो याद कैसे रखना है? 21 किस कर्क, किस कर्क, कैसे किस कैसे कर्क, 21 कर्क। 21 जून को, जून महीना 21 जून को कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर यानी कि वो छट गया तो वो निकल जाएगा। 22 दिसंबर को मकर, 22 दिसंबर को यानी कि लंबवत चमकता है सूर्य उस दिन। 22 दिसंबर को एकदम सूर्य लंबवत चमकेगा। 21 जून देखना, 21 जून आएगा तो इतना गर्मी जून के महीना में रहता है गर्मी, जब बहुत ज्यादा लू चलेगा, एकदम लू जिसको बोलता है। अप्रैल आएगा मई जून 2 महीने के बाद देखना इतना बड़ी भारी लू चलेगा, कुछ कहे झड़क मारेगा एकदम। 21 जून को सबसे ज्यादा धूप लगेगा।
21 जून को एकदम सबसे ये क्योंकि एकदम सूर्य एकदम डायरेक्ट ऐसे खड़ा पड़ता है, खड़ा ऐसे पड़ेगा लंबवत एकदम। 21 जून। 22 दिसंबर को। अब कल पढ़ेंगे 28वां नंबर क्वेश्चन, समझ में आ गया? जरा बीचे पर पूछने था विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है, पूछेगा दिन और रात बराबर कहाँ होता है जी? विषुवत रेखा पर। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है जी? विषुवत रेखा पर। और समझ गए? तो कल अब करते हैं इसको, आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को। आज पढ़ रहे हैं 27 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े, ठीक? 22 से 27 तक पढ़े, कल पढ़ेंगे 28 से स्टार्ट है। कल का न्यू चैप्टर होगा हमारा VVI चैप्टर, जो कि बहुत सब लोग पढ़ा होगा। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट करेंगे। इस बिहार दरोगा का कल स्टार्ट जो क्वेश्चन होगा विश्व युद्ध से स्टार्ट होगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक? चलिए, उठो और जागो, जब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति मत हो। किसने कहा?